मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गौमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 5.25 लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में आने का पुरस्कार मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी कारण से तालाब निर्माण और मत्स्य बीज का उत्पादन के कार्य भी हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास के लिए नई दिशा मिली है। मैं आज इस अवसर पर बोल सकता हूं कि आज वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व
नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दिए हैं और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNIU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने रहें, इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1,806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पाद प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 451 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,508 मेगावाट हो चुके। मुरैना में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा भंडारण योजना के आधार पर जो विश्व ने भी इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से कई प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रही है और किसानों के लिए तो 30 लाख विद्युत पंप सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने तय किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 में मध्य प्रदेश देश में संपूर्ण आवासों के क्रम में प्रथम 3 राज्यों में से एक है और स्वीकृत आवासों की संख्या भी अत्यधिक है। 8,77,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1 साल के अंदर ही 2 प्रमुख शहरों को मेट्रो ट्रेन भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में हमारे राज्य की बाहर की प्रॉपर्टियां
नागपुर में भी जो बस डिपो था उसको हमने अपने राज्य के विकास के लिए जोड़ा है। नर्मदापुरम, सीधी, सीहोर, मुरैना के तिलक संघों के संयंत्रों का उपयोग पुनः उद्योगों के लिए करवाने का प्रयास भी प्रारंभ किया गया है। नागरिकों को कानूनी मदद देना सरकार का कर्तव्य है। गत वर्ष प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को विधिक सहायता मिली है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए खासकर हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा नल कनेक्शन घर घर दिए गए हैं। लगभग 6 लाख हैंडपंप और मध्यम श्रेणी से भी कई प्रकार की पेयजल प्रबंधन किए जा रहे हैं। सिंगल हैंडपंप कनेक्शन के माध्यम से भी नल जल योजना प्रारंभ की गई। वहीं एकीकृत रूप से भी कई गांवों को जोड़ करके पेयजल की व्यवस्था भी करने का प्रयास हमारी सरकार ने करते हुए पूरे देश के अंदर हर घर जल नल से जल देने के लिए देश में उल्लेखनीय हमारी प्रथम स्थिति आई है। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके उस अपने जवाबदारी को निभाया है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस भी हमारी सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार पूर्णतः शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के लिए भी उसे लाभप्रद, कौशल युक्त और रोजगार परक शिक्षा देने का हमारा संकल्प है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजाति नायकों में 3 नए विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांति वीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के RGPV में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। राजस्व संग्रहण में भी वाणिज्य कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 51,469 करोड़ की तुलना में बीते वर्ष 55,633 करोड़ का राजस्व संग्रहण हमने किया है। एक तरफ हम विकास भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य का कोष भी पर्याप्त रूप से बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय काम हमने कई प्रकार से प्रारंभ किए हैं। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सागर में डॉक्टर भीमराव अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है। पालनपुर, कूनो और गांधी सागर में हमारे लिए तो चीतों की बसाहट के 1, 2 और तीसरा हमारा अपना अभयारण्य प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से नौरोधई का भी अभयारण्य
बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के समग्र विकास के लिए भी निरंतर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अधिसूचित 51 समुदायों को राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटाबेस तैयार कर पंजीकरण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के दिए जाने का अभियान प्रारंभ है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का वाचन खास करके हमने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति में किया कि प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा हमारी सरकार तय करेगी। जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व की क्षमता के आधार पर सामूहिक नेतृत्व के बलबूते पर हम बढ़ने का संकल्प कर रहे हैं। खनन के क्षेत्र में भी निरंतर सुधार, नवाचार और कई प्रकार के बदलाव करते हुए आज की स्थिति में भारत सरकार द्वारा माइनिंग रेडियंस इंडेक्स की कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश को पहला नंबर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार ने खनन के क्षेत्र में भी अनेक एमओयू किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल की खोज के लिए एमओयू किया गया है। प्रदेश में एमओयू आधारित मानव रहित चेक पोस्ट भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 25 जिलों के 40 स्थानों पर ई चेक गेट स्थापित किए जा चुके हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में उस हम प्रभु राम को कैसे भूल सकते हैं। सम्मान और युवा पीढ़ी को इस गौरव की अनुभूति कराने के लिए श्री राम वन गमन पथ को विकसित करते हुए सभी प्रमुख स्थलों पर हम विकास के कई काम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी आस्था भी मजबूत होगी और धार्मिक पर्यटन के केंद्र भी बनाए जाएंगे। इसी प्रकार से श्री कृष्ण पाथे का विकास भी हमारी सरकार करने जा रही है। इतिहास के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और कई प्रकार के काम हम देश भर में कर रहे हैं। जब मैं विक्रमादित्य की बात कह रहा हूं तो ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी किया जा सकता है कि हाँ, हमारी सरकार सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी काम कर रही है, विकास के लिए भी काम कर रही और लगातार बहुआयामी तरीके से जब हम आगे काम कर रहे हैं तो आज मां छिपरा की आशीर्वाद से आजादी के बाद पहली बार सिंहस्थ की पूर्व संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए 2028 का कुंभ दुनिया का सबसे अच्छा सिंहस्थ बने, इसलिए हमने यहाँ अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम करके उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके लिए हम सभी प्रकार के जरूरी निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्थित योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि केवल सिंहस्थ नहीं, सिंहस्थ के अलावा भी हमारे राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के प्रत्येक नगर को उसकी सारे संसाधनों के साथ पर्याप्त धनराशि देते हुए विकास के लिए नए प्रतिमान गढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे में जब मैं सभी धर्म स्थान की बात करता हूं तो उज्जैन कैसे छूट सकता है, उज्जैन भी उसी श्रेणी में है। इसलिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर धार्मिक पर्यटनों को या पर्यटन नगरी के आधार पर जहां जिसकी जैसी आवश्यकता पर्याप्त धनराशि हमारी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। इसीलिए धीरे धीरे करके एक एक करके निर्माण कार्य अपने आकार साकार लेने लगे हैं और हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, जब आज इतना निर्माण हुआ है तो कल का इसका संकल्प, कल का ये निर्माण कार्य अपनी पूर्ति होने के बाद किस रूप से लाभान्वित करेगा। इसीलिए ग्वालियर का किला, बुरहानपुर के कुंडी भंडारा, चंबल की घाटी के पत्थर कला, मंडला के गोंड स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव के मंदिर सहित 15 स्थलों को अब तो यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में हमारी इन सारी स्थानों को अपनी सूची में शामिल करते हुए विश्व को आह्वान किया कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए और मध्य प्रदेश की ऐसी गौरवशाली विरासतों के साथ जुड़ करके खुद भी गौरवान्वित होइए और अपनी मानव सभ्यता के उच्चतम मापदंडों पर गर्व करने का मौका मिले। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो केवल धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात नहीं, तीर्थयात्रियों की सभी प्रकार की सुविधाओं के विस्तार के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 19 करोड़ 51 लाख की राशि स्वीकृत की गई। मंदिर परिसरों में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से
परिवहन सेवाओं को सरल बनाते हुए पहली बार 2026 में वापस शासकीय बसों को जनता की सुविधा के लिए सड़कों पे उतारकर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये सालों पुरानी परंपरा थी। आज यातायात के साधन सड़कों के उन्नयन के बाद इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हम गरीब से गरीब आदमी के लिए भी आने जाने के लिए सुगमता पूर्वक उनका यातायात की व्यवस्था का समाधान हो सके, इसलिए बस की सेवा प्रारंभ किया जा चाहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस, अस्थायी परमिट डिजिटल रूप से जारी हो रहा है। यूनियन कार्बाइड 40 साल पुराना कलंक जिसमें 337 टन अपशिष्ट